सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। अवामी मफाद में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा आमतौर पर पाकिस्तान में बहुत कम देखने में आता है। तरक्की पजीर ममालिक अपनी गलत पॉलिसीज़ का बोझ और गलत मुआहदों की जंजीरें मईशत के साथ साथ आवाम के पैरों में भी घरों में भी घसीटने के लिए डाल देते हैं। अब इसी की एक मिसाल ज़रा आप ले लीजिए। सोलर के ज़रिए बिजली की खपत के हवाले से हमारे सामने मौजूद है, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत आवाम को रोज़ाना 3-3 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं, चाहे छत पर सोलर पैनल मौजूद हो या ना हो। मकसद यह है कि दिन में मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें और ग्रिड का बोझ कम हो सके। स्मार्ट मीटर वाले सार्फिन इस दौरान होम अप्लायंसेज और बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी चार्ज कर सकेंगे। मंसूबे का मकसद दिन के वक्त बिजली के इस्तेमाल को फरोग देना और शाम के बोझ को कम करना है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के इस फैसले को स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ने आवाम के लिए खुशखबरी भी करार दिया है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जहां शमसी तवानाई बढ़ने पर खुश होने के बजाय हुकूमत यही सोच रही होती है कि नेट मीटरिंग की खरीदारी रेट आधा करके गोया अवामी बोझ कम किया जाए। हुकूमत को ख्याल है उन घरों का जहां अब तक सोलर पैनल्स मौजूद नहीं है, यानी अपनी नाअहली का बोझ भी आवाम पर डालने की कोशिश। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी में खुसूसन नेट मीटरिंग का किरदार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आरिफ हबीब लिमिटेड की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के दरमियान नेट मीटरिंग यूनिट 70.3 गीगावाट आवर से बढ़कर 142.6 गीगावाट आवर तक पहुंच गए, यानी ये इजाफा 100% से भी ज़ायद रिकॉर्ड हुआ है। अप्रैल 2025 में ये शरह बुलंद तरीन सतह पर रही जब नेट मीटरिंग ने मजमूई बिजली पैदावार का 2.9% हिस्सा फराहम किया, जो सोलर पैनल्स के बढ़ते इस्तेमाल और कौमी ग्रिड पर कम इन्हिसार की अलामत है। लेकिन हुकूमत ने नेट मीटरिंग के मौजूदा खरीदारी रेट यानी 22 रुपए फी यूनिट को कम करके अब आधा करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है ताकि दीगर सार्फिन पर माली बोझ कम किया जा सके। वज़ीर आज़म ने नेपरा के साथ मिलकर इस टैरिफ की फौरी तस्दीक और मौजूदा मुआहदों के कानूनी जायजे की हिदायत भी दे दी है, जहाँ सोलर्स के इस्तेमाल से तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजली की कीमतों में कमी लाने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे मुल्की ग्रिड के इस्तेहकाम में भी मदद मिलती है। वहीं पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल को भी हुकूमती सतह पर इस वक्त एक चैलेंज की सूरत में लिया जा रहा है। देखना यह है कि ये आवाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होता है, क्योंकि जो लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा बोझ ऑन ग्रिड लोगों पर पड़ेगा। अब इस बोझ को कैसे गवर्नमेंट मैनेज करेगी, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब प्रोग्राम के लिए, प्रेम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ लोग अपने ओन पर इस वक्त ऑफ ग्रिड होते जा रहे हैं, और ज़ाहिर है जो नेट मीटरिंग के रेट का इशू है, टैरिफ का जो इशू है, इसकी वजह से हो सकता है कि अब लोग ज़्यादातर बैटरीज पर इन्हिसार करें और इस चक्कर में पड़े ही ना, तो ये जो ऑन ग्रिड लोग हैं इनकी मुश्किलात और चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह से है कि इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि पॉलिसी साजी जो है वो सबसे अहम जुज़ है किसी भी सेक्टर के पनपने के लिए। अभी तक पाकिस्तान 1990 की दिहाई की एक पॉलिसी जो पॉलिसी आई जिसमें IPPs लगाए गए, और वो एक इंटरिम सा टाइम पीरियड था बिजली की शॉर्टफॉल के लिए, पर आज तक वी आर पेइंग थ्रू द सर्कुलर डेट। और उसके बाद भी LNG के प्लांट्स देख लीजिए, 45,000 मेगावाट की ओवरऑल कैपेसिटी देख लीजिए, जबकि खपत आज जब हम बात कर रहे होंगे शायद 10-12 हज़ार मेगावाट से ऊपर नहीं आ रही। उससे आगे देखिए कि 2015 में ये पॉलिसी आई थी जो सोलर की थी, और सोलर अब ये कहा जाता है कि शायद 10 से 12 हज़ार मेगावाट के करीब जो है वो ओवरऑल, इसमें 6,000 मेगावाट आई थिंक ग्रिड पे है, और ऑफ ग्रिड जो है वो इतना ही शायद इस वक्त अवेलेबल है। ये the figures are not completely authentic, बट जो इस वक्त का तखमीना है वो हमारे सामने ये रखा गया है। इससे आपको क्या मालूम होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ अरबाब भाई कि आप एनर्जी सेक्टर की जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो ये जो इस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग है, माइनर सी रीस्ट्रक्चरिंग से नीचे रिफॉर्म है, मैं उसको भी नीचे रखता हूँ, या टिंकरिंग है, ये तीन चीज़ों से ये मसला हल नहीं होना। मैं अभी सोलर पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है पॉलिसी साजी के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। वन मिनिस्ट्री विच मीन्स के पेट्रोलियम,
पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस, सबको आपने मुंजमद करके ये सोचना है कि मेरे घर में एक एनर्जी की सोर्स हो और उसको कैसे मैनेज करना है। दैट्स नंबर वन थिंग। और ये सारी पॉलिसियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको बेहतर कैसे करना है और पॉलिसी की तब्दीली कैसे करनी है। पाकिस्तान में एक आम फहम लोग कहते हैं ओ जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पॉलिसी कंसिस्टेंसी तो 90 की दहाई से आई रही है। मुझे बता दीजिए कहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। पॉलिसी साजी की डेप्थ, क्वालिटी, सोच, तहकीक नहीं है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मसला क्या है पॉलिसी का पाकिस्तान में। आप देख लीजिए 17% का वो रिटर्न हो, या 2015 की ये पॉलिसी हो जिसमें 22 रुपए पे ऑन ग्रिड शायद बिजली खरीदी गई और अब उसको 11 रुपए पे लाने की बातें हो रही हैं, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आप पूछें क्यों? इसलिए कि जब आपने आज सोलर लगाया है तो उसको लेट से अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख है तो आज से 4 साल पहले उसकी कॉस्ट 20 लाख थी। जब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हुई, बेहतर हुई, दैट डजंट मीन कि कॉस्ट नीचे चली गई। दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुई, सोलर की क्वालिटी बेहतर हुई तो आपको सस्ता मिलना शुरू हुआ। फिर भी आप 22 रुपए पे ही खरीदते रहेंगे। सो एक तो ये सोच है। दूसरा, आप ये देखिए कि किस नहज पे चला गया है सोलर, कि ग्रिड तो थोड़े अरसे बाद रिडंडेंट ही ना हो जाए जब ईवीज की प्राइस नीचे जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी, तो एवरीवन वुड लाइक टू चार्ज थ्रू द सोलर। और जब बैटरीज की कीमत, लिथियम आयन बैटरीज की कीमत ड्रास्टिकली कम हुई है और कम हो जाएगी, एंड पीपल विल मूव टू दैट। सो अब पॉलिसी साजी क्या होनी चाहिए? मैं आपको अगले 10 मिनट में पॉलिसी साजी नहीं करके दे सकता। इसके लिए तो मुझे टीम ऑफ रिसर्चर्स चाहिए जो हर एरिया में, गैस से लेके, गैस का क्या है, गैस के आई थिंक 21 कार्गोज हैं जो 2 साल में हमने ENI से नहीं ले रहे। आज से 2 साल पहले मैं आपको ये कह रहा था कि गैस शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में, लोकल प्रोडक्शन नीचे चली गई है। आज में अथॉरिटीज हमें बता रही हैं कि 21-22 कार्गोज जो ENI के हैं वो स्पॉट पे बाहर बेचेंगे, और अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो हमें या बिल करना पड़ेगा, यानी कि अथॉरिटीज को बिल करना पड़ेगा और उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कम में वो चीज बिकेगी। आगे चलिए, ऑपरेशंस ग्रिड के सारे किसके पास हैं? डिस्कोस किसके पास हैं? जेनकोस किसके पास है? ट्रांसमिशन किसके पास है? सारा पैराफिनेलिया बोझ पड़ गया सिंगल बायर मॉडल पे, किसके पास? हमारे अथॉरिटीज के पास। होना क्या चाहिए था कि आज से 15 साल से तो मैं ये कहानी सुन रहा हूँ CTBCM, ये एक कंपेरेटिव मार्केट बननी थी, आज भी सुन रहा हूँ कि बनेगी। अगर आपने बैंकों की तरह, अगर आपने टेलीकॉम की तरह, अगर आपने आपका जो सेक्टर है जिसमें आप बोल में काम करते हैं 80 चैनल्स बना दिए हैं वहाँ पे जाकर, तो एक कंपटीशन है। यू आर लुकिंग फॉर माई इंटरव्यू, यू आर रनिंग आफ्टर मी, यू आर रनिंग आफ्टर एडवर्टाइजमेंट्स, यू आर ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब। पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो आपने होने ही नहीं दिया, और फिर आप मेरे घर पे गैस भी दे रहे हैं और मेरे घर पे बिजली भी दे रहे हैं। दुनिया में जाकर मुझे बता दीजिए कि कोई समझदार मुल्क ये काम करता है? क्यों डबल सोर्स किया हुआ है आपने? सो ये है ऑपरेशन साइड, और आखिर में कोई कंपटीशन नहीं बना। अब मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की ग्रोथ को, जिसे हम कहते हैं ना कि जो सबसे बड़ी चीज अगर मैं डायग्नोस्टिक करूं तो इफ आई हैड टू चेंज 3 थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी वुड बी नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वुड बी नंबर 2, एंड अ टैक्सेशन फॉर ग्रोथ मॉडल विल बी नंबर 3। ये 3 चीजें हैं जो ग्रोथ को रोक रही हैं। अब ये मौजू क्यों आज इतना अहम है? इसलिए कि यार स्टेबिलिटी है, 10 मई करके आ रहे हैं, टेल विंड से आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। अब जाकर ये अगर तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो शायद 78 साल में पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा में। तो खागन साहब, ये जो क्वालिटी पॉलिसी साजी की हमें माजी में कमी नजर आई, अभी भी हम कोई बहुत बड़ा शिफ्ट तो इस वक्त पॉलिसी साजी में नहीं देख रहे हैं। हम अभी भी प्राइवेटाइजेशन करने तो जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिले होती जा रही है। वो भी इनिशियली 3 डिस्कोस की होगी, फिर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन में एक अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। तो ये उस वक्त तक ये चैलेंजेस इसी तरह एक आम आदमी के लिए मौजूद रहेंगे, चूंकि ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस लग रहा है, ये कोई 1-2 साल में तो नहीं कंप्लीट होने जा रहा। अनफॉर्चुनेटली वेयर वी स्टैंड टुडे, ज़रूर अथॉरिटीज़ ये कोशिश करी हैं कि बोर्ड्स बना के और इनको थोड़ा मैनेज कर लें। एक्चुअली मैंने 2008-9 में आकर गवर्नमेंट में एग्जैक्टली यही किया था। मैंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनी और हमने कहा कि हम नए बोर्ड्स बनाएंगे, नए CEOs लाएंगे। पाकिस्तान में उस तजर्बे से मालूम ये हुआ कि अच्छे लोग अपॉइंट करना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट।
प्रोफेशनल लोगों को लाना वाज वेरी डिफिकल्ट, और चूंकि उनका एक टका नहीं लगा हुआ था और उन पे एक बोझ था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बाद में उनको पूछ ना करें कि आपने एचआर में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में क्या डिसीजंस लिए, सो दे वर नॉट इवन इफेक्टिव। सो पहली तो ये बात बड़ी सोच की है कि आखिर इसको ठीक किस तरह किया जाए इस इंटरिम पीरियड में। देखिए, जो भी अदारा प्राइवेटाइजेशन के अमर में से गुजरने के लिए आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। मैं समझता हूं कि बोर्ड से आगे जाकर प्राइवेटाइजेशन कमीशन की अगर आप जिसे कहेंगे सख्त को ठीक कर दें और उसको प्रोफेशनलाइज कर दें, तो वो इतना ज़्यादा वो जो प्राइवेटाइजेशन का लॉ है उनको जिसे कहते हैं ताकत देता है कि वो इन अदारों की इंटरवेंशंस कर सकते हैं और फिर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको प्रिपेयर करना ही आसान काम नहीं होगा। क्या ये सारा कुछ किया जा सकता है? आई डोंट नो। आई थिंक कि अब भी हम रिलाई करते हैं इन मॉडल्स पर, एक्सटर्नल एक्टर्स पर, कि वो कोई शायद प्रोग्राम चलाकर ये चीज़ ठीक कर देंगे। मेरी राय आज भी यही है कि जब तक एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री को बिल्ड ना करें जो कि गाहे बगाहे जायज़ा ले सके, प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनकी रीस्ट्रक्चरिंग, रीओरिएंटेशन कर सके जिन अदारों को आगे लेकर जाना है, और एक बहुत ही फाल रेगुलेटर बनाएं, उसमें रेगुलेटरी एक्सपीरियंस वाले लोग लाएं। अभी भी हम समझते हैं कि शायद ये कोई इन अ सेंस वो चीज़ है जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होना है, कतई तौर पे नहीं। मार्केट मेकिंग होनी है, रेगुलेटरी क्लीनअप्स होने हैं, टैरिफ का निज़ाम ठीक होना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग बिजनेस। 12 सेंट की बिजली भी अगर आप करें तो खत्ते में 7-8 सेंट की बिजली है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर सोलर का निज़ाम आया है तो आप ये सोचिए ना कि ग्रिड को अब किस तरह आपने मैन्यूवर करना है। दैट इट सेल्फ रिक्वायर्स अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, कि मैं क्या अपने साथ वाले को बिजली बेच पाऊंगा? हाउ इज ग्रिड गोइंग टू इंटरैक्ट विद ऑफ ग्रिड सिचुएशंस? These are the things that need to be thought of. I think it's a very very serious topic. खागन साहब, जो प्रोफेशनल मिनिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, अगस्त 2016 में प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री को सेपरेट भी कर दिया गया, कमीशन भी ऑलरेडी मौजूद है। उसके बावजूद इन 9 सालों में कोई एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन, कामयाब क्या नाकाम प्राइवेटाइजेशन भी हमें होती दिखाई नहीं थी। और इससे पहले जब हमने देखा एनर्जी सेक्टर में के इलेक्ट्रिक को जब प्राइवेटाइज किया गया तो वो 20 साल के बाद भी आज वो एक बैड टेस्ट केस के तौर पर हमारे साथ सामने मौजूद है कि वो गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ भी ले रहे हैं, वो अभी भी नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका ये इन्हिसार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन भी तो हम दुरुस्त तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फिर हल क्या है कि मिनिस्ट्री भी ऑलरेडी मौजूद है, प्राइवेटाइजेशन भी हमने जो माजी में की थी वो नाकाम हो गई, तो इसका वे आउट क्या होगा? तो इसका वे आउट ये कि ये तो एक तो समझना चाहिए कि ये पीस मील में कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी एनर्जी में। क्यों नहीं? देखिए ना, आज भी आप एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देते हैं, मेरे ख्याल है 170-80 अरब रुपए की, कि सारे मुल्क का टैरिफ जो है वो एक सा रखा जाए। ये मुझे बताएं, कराची में ज़मीन की कीमत और लाहौर में ज़मीन की कीमत और गुजरांवाला में, सियालकोट में, रहीमिया खान में फ़र्क है ना। आपको कंपेटिटिव मार्केट बनानी पड़ेगी। सो आप समझें कि एक प्राइवेटाइजेशन पनेशिया बिल्कुल नहीं है, एक तो हो नहीं रही, उस पर भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि इट्स नॉट अ पनेशिया बिकॉज प्राइवेटाइजेशन, जब तक कंपेटिटिव मार्केट, आप आज कई को कहें कि आपका टैरिफ जो है वो डिटरमिन होगा आपके असल जो मुहर्रिकात हैं जिस पे कई ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह मुल्तान को कहें आपका टैरिफ भी उस चीज़ पे डिटरमिन होगा। ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देकर आप मुल्क का टैरिफ इक्वलाइज किए हुए हैं, इससे कोई भी कंपेटिटिव मार्केट बन नहीं रही है। और किसी को ये नहीं, अगर मुल्तान वाले का टैरिफ ज़्यादा होता है, लाहौर का कम होता है, तो मुल्तान के लोग उसको जाके कहेंगे कि भाई आप अपने लाइन लॉसेस कम करें ताकि टैरिफ जो है वो ड्रॉप करे, लाहौर वाला क्यों कम है? इसी तरह सो हमने अभी भी उसको जकड़ा हुआ है। ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हम बनने नहीं दे रहे। सो अलोन प्राइवेटाइजेशन इज नॉट गोइंग टू डू इट। टैरिफ रिफॉर्म, ये साथ एक रेगुलेटरी आंसर है। इसी के साथ साथ आप कंपेटिटिव मार्केट जब बनाएंगे तो एक ये जो व्हीलिंग का इशू है, अभी तक हम व्हीलिंग का टैरिफ नहीं डिटरमिन कर पाए कि हम व्हीलिंग करके इजाजत दें कि वो मतलब एक ट्रैक यूज कर सके और B2B ये काम करने दिया जाए। इसको करते हुए व्हीलिंग का टैरिफ मैं शायद पिछले 3 साल से सुन रहा हूं कि हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। अभी सुना है कि शायद 12 रुपए डिटरमिन हो गया है। आप ये देखिए कि ये सारी जो पार्ट्स है ना, दे आर ऑल मूविंग पार्ट्स एंड दे आर नॉट मूविंग टुगेदर।
दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू डू इट। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होती? एक तो यह है कि आई एम वेरी क्लियर ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसका लॉ ठीक करने की ज़रूरत है, उसके टाइमिंग 460 दिन लगते हैं, वो ठीक करने की ज़रूरत है। फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन बिल्कुल इसीलिए बनाया गया था कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होगी, कर लें ये काम। मैं आज भी कहता हूँ कि दैट इज समथिंग टू डू, ज़रूर करें, उसको बिल्कुल एम्पावर करें और वो ये काम करे। पर इन दी एंड इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि पंजाब केपी के डिफरेंट गवर्नमेंट्स के पास हैं, उनको सारा क्लियर करना है। प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है, ग्रिड स्टेशन कहीं लगा हुआ है, सो ये ड्यू डिलिजेंस और ड्यू होमवर्क मांगता है। इस पे एक जो अभी हमने 4 मुहर्रिकात डिस्कस किए, एक पर्चा लिखें सो दैट एवरीवन हैज क्लैरिटी। आई थिंक कि थोड़ा सा एनर्जी जो है वो साइलोज में काम हो रहा है, कहीं पे कोई चीज, कहीं पे कोई चीज। इसको तभी मैं कहता हूं कि एक ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर है, एक पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए, विच इज टुगेदर नेपरा एंड ओकरा। एक एनर्जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए जिसको पाकिस्तान एनर्जी मिनिस्ट्री कहें, उसका एक जार होना चाहिए जो है इसको प्रोफेशनली अंडर जो सारी टीम हो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। यू कैन नॉट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बीइंग डन हियर, इट्स अ प्रोफेशनल एनर्जी requires such a thing, and similarly to the privatization commission, and ये बड़ा doable है, बड़ा ripe time है, पाकिस्तान अदराक है, let's hope कि all this can be done। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, वे आउट उन्होंने बड़ा मुनासिब बताया। अब देखना ये है कि हुकूमत इस वे आउट पर कितना फोकस करती है और फिर किस तरह से इस पर काम किया जाता है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025-26 के सिर्फ पहले 4 माह यानी जुलाई से अक्टूबर तक 14,802 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। यानी हर माह का फिगर आप लगाएं तो ये 3700 बनता है, यानी रोजाना 120 कंपनीज से ज्यादा कंपनीज इस वक्त रजिस्टर हो रही हैं। अब इसकी 2 बड़ी वजूहात हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें सर फहरिस्त है कि आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज है और इसके अलावा फिच है, S&P है, वो सब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी के साथ साथ ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद के मुस्बत सतह पर आने को बताया जा रहा है। अब यह भी हमें याद रखना चाहिए कि मईशत की बेहतरी का सफर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, जहां इसकी राह में सिक्योरिटी खदशात भी हैं और IMF प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी की रुकावटें भी हायल हैं। माली साल 2025-26 के अवाइल में मूडीज की जानिब से क्रेडिट रेटिंग CAA2 से बेहतर करके CAA1 कर दी गई और जाहिर आउटलुक को भी मुस्बत और मुस्तहकम करार दिया गया, जिसकी वजह से बैरूनी माली पोजीशन और IMF के इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त है। अब रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महसूलात में बेहतरी से मालियाती इस्तेहकाम में मदद मिली है। अब अगरचे अभी भी कर्ज की अदायगी की सलाहियत कमज़ोर है, लेकिन इस खदशे के बाद ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे 2025 का मुल्की मईशत पर एतमाद का इजहार मुस्तकबिल की मईशत के हवाले से बेहतर कारोबारी मौक़ों की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है, क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने -5% से बढ़कर मुस्बत 11% में कदम रखा है। और एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि जिसकी बड़ी वजह माशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और बेहतर कारोबारी तवक्कुआत हैं। और शायद यही वजह है कि जिसकी बुनियाद पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में इस वक्त बिजनेस कम्युनिटीज़ ने नई कंपनीज SECP में रजिस्टर करवाई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज IT और ई-कॉमर्स के शोबों की रजिस्टर्ड हुई हैं। खुशाइन बात यह है कि मुल्क भर से तकरीबन 250 शहरों से और 15,000 के लगभग ये नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जिसमें छोटे शहर भी अब हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिया है, गवादर है, जोब है, स्वात है और हुंजा है। ऐसे इलाकों से भी अब ये एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं और इन रजिस्टर्ड कंपनीज में 332 कंपनीज ऐसी हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हासिल करने में भी कामयाब रही हैं। अब ये कितनी ज़बरदस्त पेशरफ्त है, इस पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन है K-Trade सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इन 14,000 कंपनीज में, चाहे फिगर कम है 332 का, लेकिन 332 कंपनीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिली है। रोजाना पाकिस्तान में 120 से ज़ायद कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान की बिजनेस ग्रोथ के लिए कितना बेहतर है? बहुत जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला अपने इंट्रोडक्शन में कि इससे ज़्यादा अच्छा सबूत नहीं हो सकता, कोई बेहतर सबूत कि पाकिस्तान में लोग बिजनेसेस खोलना चाहते हैं और ये ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस हैं। इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है और लोगों में कॉन्फिडेंस है कि मुल्क में इन्वेस्ट करने का, अपना वो समझते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा करेगा, इसलिए वो बिजनेस लगा रहे हैं। और इन्हीं बिजनेस की ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, तो माशी खुशहाली भी आएगी। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर।
सही। और अली फैज़ साहब, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज आ रहे हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पर तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसका जितना बड़ा बिजनेस है, जितने बड़े स्केल पर है, उसके ये इश्यूज कॉस्ट के उतने ही ज़्यादा हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के भी ऑन एंड ऑफ इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर डेली बेसिस पर इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन न्यू बिजनेसेस की देख रहे हैं और SECP में रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, तो ये ज़ाहिर एक बड़ा खुशाइंद मौका है पाकिस्तान के लिए कि आने वाले दिनों में जो एक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त मईशत में नज़र आ रही है, वो ग्रोथ में भी फिर कन्वर्ट हो सकती है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे पहले ऑप्टिज्म के जो सर्वेस थे वो डोमेस्टिक थे या ग्लोबल थे, दोनों ने ये शो किया कि पाकिस्तान में चीज़ें कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनल रेटिंग्स भी पाकिस्तान की यही सजेस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। तो इसलिए क्योंकि ये पहले सर्विस थे तो लोग कहते थे ठीक है जिस सर्वे में तो इम्प्रूव हो गया, मगर असल में कम हमें नजर आएगा। तो ये डेटा पॉइंट बड़ा सॉलिड डेटा पॉइंट है, क्योंकि जाहिर बात है लोग बिजनेसेस जब ही खोलेंगे जब उनको लगेगा कि फ्यूचर बेहतर है पाकिस्तान का। तो बिजनेसेस बंद नहीं हो रहे, बिजनेसेस खुल रहे हैं, और वो भी छोटे बिजनेसेस, और तो इट्स वेरी पॉजिटिव। दूसरा, आपने एक अच्छा पहलू का हिंट किया कि ये सारे बिजनेसेस फॉर्मली रजिस्टर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा हम हमेशा कहते हैं कि हमारी ज़्यादातर इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। सो द फैक्ट कि ये कंपनीज जो हैं वो SECP के पास जाकर अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं, दैट ऑल्सो शोज दैट ये डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आएगी, एंड दैट इट शोज कि दीज पीपल एंड दीज एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग एंड ओपन टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल इकॉनमी। इसका मतलब है वो टैक्स भी देना चाहते हैं, वो इकॉनमी में डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं। दे वांट टू रन देयर इकॉनमी इन द प्रॉपर वे, रादर देन कि जो माजी में होता था जिसमें छोटे बिजनेसेस खास तौर पर फॉर्मल इकॉनमी में नहीं आना चाहते थे। और अली फैज़ साहब, ये लोकल लेवल पर इस वक्त ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये बढ़ता हुआ नंबर क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है? यानी यहाँ पर SECP में अगर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही हैं पाकिस्तान में कंपनीज़ की, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ, यहाँ बिज़नेस में स्कोप है, यहाँ पर इस वक्त भी स्पेस मौजूद है, हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इससे अट्रैक्ट होता है? जी बिल्कुल। फॉरेन इन्वेस्टर ये स्टेटिस्टिक्स को तो नहीं देखता कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में कितने बिजनेसेस इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं रोज़ाना के उसमें, मगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले जो पल्स चेक लेता है वो वहाँ के लोगों से लेता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स होते हैं। तो अगर वो जब यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और उनको ये सेंस फीलिंग होगी कि यहाँ पे नए बिजनेसेस खोल रहे हैं, यहाँ के अपने लोग मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कंपनीज खोलना चाह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर तो कोई इंडिकेटर नहीं है। क्योंकि तो इस एक और मैं पहलू मैं बोलना चाहूँ कि आपने जैसा जिक्र किया कि ज्यादातर कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की है, और आपने ये भी जिक्र किया कि ये पाकिस्तान ये जो ग्रोथ है और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये पाकिस्तान के कई शहरों से आ रही है। 250 का शायद आपने जिक्र किया, तो जिसमें छोटे शहर भी हैं। एंड टू मी दिस इज सच अ पॉजिटिव न्यूज के, एंड दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर के टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे इट शोज दैट आवर पीपल आर सो एंटरप्राइजिंग कि वो खुद अपने बिजनेसेस, मैंने देखे हैं कि छोटे छोटे शहरों में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनीज खुली हुई है जो कि ग्लोबल फर्म्स को सर्विसेज दे रही हैं, डॉलर में अर्न कर रही हैं। तो एज अ पाकिस्तानी इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर, अ लॉट ऑफ प्राइड इन द टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, इन द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ पाकिस्तान, इन द एंटरप्रेन्योरल ज़ील ऑफ पाकिस्तानी पीपल। कि हम समझते हैं कि जी यहाँ पे तो तबाही है, यहाँ पे इन छोटे शहरों में तो बड़ी गुर्बत है, मगर वहाँ पे भी इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद पीपल हैव फेथ, दे हैव कॉन्फिडेंस, दे हैव बिलीफ इन देमसेल्व्स। और अली फैज़ साहब, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो जो हमारी ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री है, नंबर्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं, बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज आ रही हैं वहाँ MOUs एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दीगर सेक्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं या पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेशन के लिए बड़े अहम हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पर अभी भी नॉन सेटिस्फैक्ट्री हालात थोड़े नज़र आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जी, और आपने इसका जिक्र भी किया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में ज़्यादा है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, इट्स अ ट्रूथ, राइट। और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है।
हमारे रेगुलेटरी बैरियर्स, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सवाल पूछा था, तो अभी भी बहुत हाई है। जब आप एक फॉरेनर इन्वेस्ट करता है, उसको अपने शेयर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, उसको स्टेट बैंक से रजिस्टर करना पड़ता है, काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, महीने लग जाते हैं, काफ़ी दफ़ा साल लग जाते हैं। तो वी आर नॉट अ परफेक्ट स्टेट इन एनी कैपेसिटी, एंड दैट्स व्हाई एफर्ट is required in all the sector. टेक्नोलॉजी सेक्टर में फ़ायदा हमारा ये है कि एक ग्लोबल सेक्टर है, और दूसरा इसके लिए हाई केपेक्स यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर आपके पास हो, आप इंटरनेट अच्छा हो, तो आप कनेक्ट करके दुनिया भर की कंपनीज के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर इज सो प्रॉमिसिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी थोड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड सिक्योरिटी मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर की बड़ी ताकतों की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर मौजूद हैं। अमेरिका न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर कर चुका है बल्कि एक मुआहदा भी साइन कर चुका है। कैनेडियन कंपनीज पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब, ये वो तमाम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के कीमती मादनी ज़खायर को इस वक्त एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अब इन ममालिक के साथ साथ फ्रांस भी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखने का ख्वाहिशमंद है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मिनरल्स और माइनिंग के शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर भी किया गया है। तेल और गैस की तलाश और डेवलपमेंट के हवाले से काम करने वाली कंपनी OGDCL के नुमाइंदों और फ्रांसीसी डेलीगेशन की मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों ममालिक ने इन्वेस्टमेंट के मौके और इश्तराक के इम्कानात पर गौर किया है। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से फैसिलिटीज़ जैसे नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क, जियो डेटा की डिजिटलाइजेशन और जियोलॉजिकल सर्वे की बहाली जैसे उमूर पर बड़ी खास बातचीत रही है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च और महफूज और पायदार कारकुनी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में माइनिंग माजी में तो एक नज़रअंदाज शोबा रहा है। अब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का रेकॉर्डिक मनसूबा दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने के ज़खायर में शुमार होता रहा है, जहां बड़ा एक्टिवली काम किया जा रहा है, जहां तकरीबन 7.3 मिलियन टन इस वक्त कॉपर मौजूद है, 1.3 करोड़ औंस सोना मौजूद है। जबकि इसी सूबे में और भी कई ऐसी माइंस हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं और उनमें भी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हैं। तो इस बड़ी सलाहियत के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत में माइनिंग सेक्टर का हिस्सा माजी में इंतहाई कम रहा है और ये शोबा महज 2 से 3% GDP में इजाफा करता है। जबकि मिनरल्स की एक्सपोर्ट तकरीबन 0.5 अरब डॉलर्स हैं, जो 401 अरब डॉलर की आलमी मादनी तिजारत का सिर्फ 0.1% ही है। अप्रैल में हमने देखा इस साल पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, जहाँ पर 14 MOUs साइन हुए, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए। इसके अलावा फ्रांस जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखता है, उसकी महारत हम देखें तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बहुत वसी है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे, महफूज माइनिंग और मकनातीस की रिसाइकलिंग शामिल है। उसके साथ फ्रांस 2026 के आखिर तक रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की एक बड़ी फैसिलिटी भी बना रहा है, जो आलमी मार्केट की 15% ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगी। तो ये अगर पाकिस्तान के साथ फ्रांस की कोई डील होती है तो वो कितनी बेहतर साबित हो। बात करेंगे अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब बड़े ममालिक के साथ फ्रांस भी ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी माशी ताकत है और मिनरल्स के हवाले से भी एक अच्छा नाम रखता है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। फ्रांस की भी अगर इस सेक्टर में एंट्री होती है तो ये कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब। देखें, आपने भी मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की बात की 2024 और अभी नेक्स्ट इवेंट भी आ रहा है। अगर आपको मैं एक साइकिल बताऊं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आप देखें मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के बाद बैरी गोल्ड से काम स्टार्ट हुआ और बैरी की जो आई थिंक जून में $400 मिलियन की डील हुई रिकोडिक के साथ, कमोट्सो माइनिंग के साथ फॉर द हैवी मशीनरी। और उसके बाद जुलाई में ऑस्ट्रेलियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, जिसमें BHP सरफहरिस्त थी, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो इनका ग्लोबल इम्पैक्ट है दुनिया के साथ, और उसके बाद बैरिक ने तकरीबन $3.5 बिलियन की फाइनेंस प्रिक्योर की अगस्त में कॉपर माइनिंग के लिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि अगस्त में यूएस में रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन में जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल और हाइड्रोकार्बन के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की। और उसके बाद पाकिस्तान ने सितंबर में तकरीबन
तकरीबन एक MOU साइन किया था FWO का US स्ट्रेटेजिक मिनरल के साथ $500 मिलियन का, जो जिसमें क्रिटिकल मिनरल की बूस्ट और इनकी माइनिंग और ऑपरेशनल पैरामीटर्स और इसके साथ साथ जो मेटलर्जी है उस पर बात की। उसके बाद जापान मार्केट में आया, देन टर्की के ने इन्वेस्टमेंट शो की, उसके बाद पाकिस्तान ने एक शिपमेंट कोई अराउंड $500 मिलियन की डील थी जो US को एक फर्स्ट उस शिपमेंट का पार्ट जो था वो डिलीवर किया। और उसके साथ अब देखिए कि जो US वेरी रिसेंटली नवंबर में जो US क्रिटिकल मिनरल डिपार्टमेंट है उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आए, और अब फ्रांस। तो ये एक पूरा साइकिल है। इस पूरे साइकिल में अब देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ऑल द प्राइवेट सेक्टर एट द राइट पाथ। और फ्रांस का आपको बताते चलूं कि फ्रांस हैज गोट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और इनकी 2 कंपनीज हैं, आई फॉरगेट द नेम, लेकिन 2026-27 में ये कोई 15 to 16% रेवेन्यू जनरेट करेंगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। गवर्नमेंट जो जिन चीजों पे काम कर रही है, सो बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग पाकिस्तानी, हमें बेसिकली अपना होमवर्क को रेडी रखना है। हमें अपने रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वेज है, इंडस्ट्री है, इवन एकेडेमिया है, सो वी हैव टू डू द होमवर्क रेडी। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, देखिए जब इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट क्या जाएगी कि हमने जो अपने हमारे पोटेंशियल रीजन्स है, बलूचिस्तान है, चागी है, GB है, इनमें सिक्योरिटी की प्रिक्योरमेंट देनी है, हमें इनको एक फ्री ट्रेड कमोडिटी देनी है जो कि SIFC का पोर्टफोलियो है और मोटिव है। तो ये चीजें जो है बड़ी खुशाइंद होंगी। सही। और हन्नान साहब, ज़ाहिर है रेकोडिक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। अभी जो दीगर ममालिक इस वक्त आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को देख रहे हैं। तो रेकोडिक के अलावा इस तरह के बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स और इस तरह की बड़ी माइंस और मौजूद हैं। एक्सप्लोरेशन का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, यानी अगले मिनरल फोरम में, पिछले मिनरल फोरम से कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ अरबाब, बलूचिस्तान में जो रिकोडिक की इनिशियल लीज थी वो 194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। अब जो रिकोडिक ने नया एरिया अप्लाई किया था कुछ 313 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अप्लाई किया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो हमारे अभी पाकिस्तान की कंपनीज है और ये फॉरेन कंपनीज हैं उनको जो नए एरियाज अलॉट कर रही हैं वो तकरीबन 400+ स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लीज है। सो बेसिकली भी बहुत से एरिया पर, रिकोडिक के नॉर्थ में सियादिक एक एरिया है जिसको MCC और मारी एनर्जीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ शेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा एरिया है। इसके अलावा सेंटक मेटल लिमिटेड है, बहुत से भी एरिया है जो कि एक्सप्लोर हो रहे हैं। FW और मारी एनर्जीज के पास 3-4 लीज है। PPL हैव गॉट रिसेंटली अ पोर्टफोलियो फॉर द मिनरल इन्वेस्टमेंट। सो पिछले और इस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में देखिए अवेयरनेस आगे भी आपको मैंने जो साइकिल बताया है कि एक आफ्टर 8 और 9 अप्रैल इतने ममालिक आ गए हैं। तो बेसिकली मैं होमवर्क की बात ये कर रहा हूँ कि वी स्टिल हैव द टाइम। अगले इन्वेस्टमेंट फोरम से पहले हमें अपने होमवर्क को करके रेडी रखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जब तक हमारी मार्केट बेस्ड स्टडीज नहीं होगी, जिसको हम स्कोपिंग स्टडीज कहते हैं, सो हम इन्वेस्टमेंट को कैश नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट तो जरूर आएगी। सो इसमें एक्सप्लोरेशन फेजेस में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड रिलीज करे, कि जो जितने भी गवर्नमेंट और कंपनीज हैं उनको फंडिंग रिलीज करे, प्रॉपर स्टडीज हो। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम डेफिनेटली सिक्योरिटी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसको गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड कर रही है। और पिछले मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के मुकाबले में ये जो नेक्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत से ममालिक इसमें आएंगे और बहुत अच्छे MOU साइन होने को होंगे। और हन्नान साहब, जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, तो इससे जो हमारा लोकल माइनिंग सेक्टर या लोकल माइनिंग मार्केट है, जो हमारे यहाँ के माइनर्स हैं और उनकी कंपनीज हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग या जो मशीनरी का इस्तेमाल है उसमें? बिल्कुल, आपको बताते जो रबाब, देखें जब भी ये ऐसे इन्वेस्टमेंट फोरम होते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान जिस चीज में लैब कर रहा था वो था प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। सो इसमें चाइनीज ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि बेसिकली कोई भी जो रेडिली अवेलेबल रोल मॉडल होता है तो इट्स देयर इन द चाइना है, देन US का आना है। और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं देखिए उनको अवेयरनेस हो रही है, बहुत से लोग स्मॉल स्केल पे कॉपर को प्रोसेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में कॉपर से पहले एक कमोडिटी है जिसको हम क्रोमाइट कहते हैं, और क्रोमाइट बेसिकली हम अपना रॉ और सारी चाइना को भेज रहे थे। ईरान बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ वो क्रोमाइट को लोकली प्रोसेस करके सम परसेंटेज ऑफ क्रोमाइट स्टील में चेंज कर रहा है। सो बेसिकली ये बहुत से लोगों में अवेयरनेस है कि देखिए असल कैश फ्लो ही तब होता है जब रॉ ओर को लोकलाइज प्रोसेस किया जाए।
इस वक्त फॉर द लास्ट 1 ईयर जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, बहुत से लोग स्मॉल स्केल पे प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइनिंग में तो कर रहे थे, अब वो प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उनको भी अवेयरनेस आ गई है कि जब प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कैश फ्लो ज्यादा मिलेगा, और डेफिनेटली जो भी कैश फ्लो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटाबेस में डॉक्यूमेंटेड होगा, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगी, उसमें आपका इंटरेस्ट और ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, और उसमें जो ट्रेसेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो इंक्रीज होगी। तो जितने भी हमारे स्मॉल स्केल माइनर्स हैं वो डेफिनेटली इस मॉडल से सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।